हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। यह हम लोगों का अभ्यास जो प्रश्न पत्र है वह 44वां प्रश्न पत्र है। प्रैक्टिस सेट 44वां है। इससे पहले हम लोगों ने 43 प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर लिया है। वहाँ उनका हम लोगों ने विधिवत बहुत ही अच्छी तरीके से अभ्यास किया है। जिन भाई बहनों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है, अभ्यास प्रश्नों पत्रों को नहीं देखा है, वो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 44 की शुरुआत करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 2 से 3 नंबर का बहुत ही आसानी से फायदा होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1, अशोक एक कार इसकी कीमत से 20% छूट पर खरीदता है और इसकी कीमत से 20% अधिक पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? क्या 40% होगा, क्या 50% होगा, 44% होगा या फिर 20% होगा? तो हम लोग देखेंगे कि अशोक जो कार खरीदता है वो 20% की छूट पर खरीदता है। तो जो कार का प्रारंभिक मूल्य होगा, कार का मूल्य जो होगा वो कितना होगा? कोई भी चीज़ हम लोग मानते हैं कितने पर होती है, तो वो 100% पर होती है। ठीक है। अब जो है अशोक कार खरीदता है तो कितने पर खरीदता है? तो आप कहेंगे 20% की छूट पर खरीदता है। यदि उसको 20% की छूट मिल रही है तो उसने कितने रुपए में खरीद ली? तो आप कहेंगे 80% पर उसने खरीद ली। बात समझ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना है? 80%। ये निकला हम क्रय मूल्य। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्रय मूल्य हो गया। अब उन्होंने कहा है कि इसकी कीमत से खरीदता है और इसकी कीमत से 20% अधिक पर बेचता है। तो जो कार की वास्तविक मूल्य कितना था? 100 था और इस पर वह 20% अधिक पर बेच रहा है। तो अगर वह 20% अधिक पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है? तो आप कहेंगे 120% पर बेच रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने 80 रुपये में खरीदी कोई वस्तु, 120 में बेच दी, तो उसका लाभ कितना होगा? अब हमें लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 और बटे में क्या होता है? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हम इसका लाभ निकालें तो देखो 120 में बेची और 180 में खरीदी, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दे तो आप कहेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है। तो यहीं पर हम रख देंगे कि लाभ बराबर कितना? तो आप कहेंगे 40 गुणे 100 बटे में कितना? तो 80। यहाँ 80 करेंगे। देखो 40 से जब 80 को भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा और जब 100 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50। तो लाभ प्रतिशत कितना निकला? 50% निकला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यह बेहतर सीखा होगा। प्रश्न नंबर 2, 600 रुपये पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज होगा। तो हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हम लोग लगातार सीखते आए हैं। साधारण ब्याज बराबर में क्या होता है? मूलधन। क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर अपॉन में 100 यानी कि बटे में 100। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 600 रुपये, तो 600 रुपये हो गया। गुणे समय कितना है? तो 9 माह, यानी कि ये 9 माह है और कितने में? तो 12 महीने में 9 माह का निकालना है। तो इसको जब भी माह दिया होगा तो जितने माह ऊपर और अपॉन में 12 कर देंगे। ठीक है। इनटू में क्या है? साधारण ब्याज दर कितनी है? तो 18% है और अपॉन में 100 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? 100 से 600 को काटेंगे तो हो जाएगा 6 से 12 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 से 18 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 9। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 9 गुणे 9 हो जाएगा। इस प्रकार से जो आंसर निकल कर आएगा वो 81 आएगा। तो साधारण ब्याज यानी कि SI जो निकल कर आया है, सिंपल इंटरेस्ट, वो 81 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 5% 19 होगा। तो क्या हो जाएगी वह संख्या? क्या 95 हो जाएगी?
950 हो जाएगी, 380 या फिर 475। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम मानते हैं वह संख्या क्या होगी, x होगी, ठीक है। और x का 5% दिया है 19, तो हम क्या करेंगे, x का मतलब गुणे और प्रतिशत मतलब 5% और बटे में प्रतिशत दिया है तो बटे में अपॉन में 100, और यही कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 19 हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई है। जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो हम संख्या मानेंगे x और उसी का 5% यानी 5 दिया है तो 5 बटे में 100 करेंगे। तो अब यहाँ जब करेंगे तो ये 100 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा 19 के साथ गुणे में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x गुणे 5 बराबर में 19 और गुणे में 100। ये जो 100 है ये 19 के साथ गुणे में आएगा और ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे बराबर में लिखेंगे 19 गुणे 100, और ये जो 5 है ये इस वाली संख्या के नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये चर के साथ है, चर मतलब x के साथ है, तो x वाली संख्या नीचे आती है। तो अब देखो 5 से जब 100 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 20, तो x बराबर निकलेगा जो 19 गुणे 20, तो यहाँ से होगा जब 19 गुणे 20 करेंगे तो 380 हो जाएगा। हमने वह संख्या क्या मानी थी, तो x का मान 380 यानी कि वह संख्या होगी 380। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर समझ रहे होंगे, बेहतर सीख रहे होंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, A, B, C एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों में, 15 दिनों में तथा 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करने पर वे कितने समय लेंगे, यानी कि कह रहा है कि A किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और C उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो हम काम यदि A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो वो कितने दिनों में करेंगे। तो हम मानते हैं कि A कितना करता है, 12 दिनों में, तो एक दिन का काम उसका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से B का काम तो 1/15 हो जाएगा और C का काम 1/20 हो जाएगा। तो ये जो संख्याएं लिखी हैं 12, 15, 20, तो हम इनका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आप लोगों को पता होगा कि कैसे निकालते हैं, 12, 15 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग 2 से भाग करेंगे, 2 छंगा 12, 15 भाग नहीं होगा, 2 दशांश 20, फिर 2 से भाग करेंगे तो 6 कटेगा 3 बार में, 15 कटेगा नहीं, 10 कटेगा 5 बार में। अब इसको हम लोग 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 5 बार कटेगा और ये 5 कटेगा नहीं, यहाँ से 5 एक पहले से 5 एकम 5, 5 एकम, तो हो जाएगा 15, 15 दूनी 30 दूनी 60। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। बात समझ रहे हैं। जब 60 एलसीएम हो जाएगा तो हम लासा को पहले संख्या के हर से, यानी कि जो पहली संख्या दी है उसके नीचे वाले 12 से जब 60 को भाग करेंगे तो आप कहेंगे 12 पंचे 60। तो जो 5 आएगा वो ऊपर 1 में करेंगे गुणा, तो 1 गुणे 5 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 होगा। क्या बात आप लोग समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हम इस वाले 15 से जब 60 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 4 बार, और 4 ऊपर गुणा करेंगे यहाँ 1 में तो आएगा 4, तो प्लस 4, और यहाँ से जब 20 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 30, 3 और 3 ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ से हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12। तो इसको हम लिखेंगे 12/60। अब यहाँ से देखो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, ठीक है। तो कितने दिनों में, जब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये 5 दिनों में काम पूरा कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 5, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे सिग्नल को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, निकालना है हमें समय। तो समय बराबर क्या करेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे में होता है चाल, ठीक है, अपॉन में चाल होगा। तो यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे समय यानी कि टी बराबर क्या, दूरी कितनी, तो आप कहेंगे 180 मीटर, अपॉन में चाल कितनी, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। जब चाल प्रति घंटा में दी हो और दूरी मीटर में दी हो तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम लोग इसको 18/5 से कर देते हैं भाग गुणा, ठीक है। जब भी दूरी मीटर में और चाल किलोमीटर में होगी तो इसको क्या करेंगे हम लोग 18/5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो 2 आएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 18/5, यानी कि ये हो जाएगा 36/5। तो
तो t बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे t बराबर 36/5 निकला है। जब 36 को हम 5 से भाग करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5 सते 35, ठीक है। 36 से 35 गया, एक बच्चा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10 हो गया। तो आप कहेंगे तो t बराबर जो निकला है वो 7.2 सेकेंड निकल कर आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है किसी त्रिभुज के कोण 3:2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण होगा। तो यहाँ पर जो कोण दिए हैं वो कितना दिया है, एक कोण 2x है, प्लस दूसरा कोण, एक कोण है 2x, दूसरा है 3x और तीसरा कोण है 4x। तो हम जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 अंश होता है। तो अगर हम ये त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ दें तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री यानी कि 180 अंश हो जाएगा। तो जब इनको जोड़ेंगे 2 3 5 4 9, तो यहाँ से हो जाएगा 9x यानी कि 9x बराबर 180 अंश 180 डिग्री। जब कोई वैल्यू चर यानी कि वेरिएबल के साथ लिखी होती है, किसी अल्फ़ाबेट के साथ लिखी है, ये जो अक्षर लिखा है तो अक्षर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे अल्फ़ाबेट को, और 180 और ये जो 9 है संख्या ये इसके अपॉन में आएगा। तो अब यहाँ पर हम देखो 9 से जब भाग करेंगे 180 को तो आ जाएगा 20। तो आप कहेंगे कि x बराबर कितना निकला, तो 20 निकला है, x का मान 20, ठीक है। तो पूछा क्या है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कोण हमारे पास क्या है 2x है, 2x है। तो 2x का मतलब क्या लिखा है, 2 × x लिखा है, यानी कि x का मान अगर हम 20 रख दें तो 2 × 20 हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा तो हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। तो सबसे छोटे कोण का मान जो है वो 40 अंश है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओके। प्रश्न नंबर 7 में कहा है कि ब्रैकेट के अंदर 1000/100 ब्रैकेट बंद करेंगे भागे 10 लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो दिया है 1000 डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में लिखा है 1000 यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट का मतलब 1000 और डिवाइडेड मतलब भाग 100, और ब्रैकेट के बाहर क्या है भागे 10 लिखा है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, 2 0 ये कटेंगे, 2 0 ये कटेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 10 ब्रैकेट बंद करेंगे भागे 10 लिखेंगे। अब जब ब्रैकेट के अंदर संख्या 1 है तो ये खुलेगा ब्रैकेट, तो हो जाएगा 10/10। तो 10/10 का मतलब भी है 10 को 10 से भाग करना है, तो यहाँ से 10 × 10 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि आंसर कितना निकल के आया, तो आंसर जो है वो 1 निकल कर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। ओके। प्रश्न नंबर 8 यहाँ लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 सही 9/16 किसके बराबर है, इसको हल करना है, यानी कि √1 राइट 9/16। तो ये जो लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 सही 9/16, तो यहाँ जो है 16 × 1 लिखा है और ये लिखा है +9। तो जब हम करेंगे 16 × 16 और 16 और 9 25, तो यहाँ खुल के आएगा, अभी ब्रैकेट नहीं खुलेगा, 25/16 हो जाएगा रूट के अंदर। बात समझ रहे हैं, यहाँ तक बात समझ में आई। तो जो लिखा है √25/16, तो इसको हम लिख सकते हैं √25/16। बात समझ रहे हैं। तो जब हम √25 को लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट में 5 × 5 कर देंगे, अपॉन में ये जो 25 है इसको ऐसी संख्या में तोड़ना है जो अपना ही गुणा बन जाए, तो हम इसको कह सकते हैं 5 × 5। इसी प्रकार से जब 16 को भाग करेंगे तो ऐसी संख्या में, तो 4 × 4 बराबर 16 हो जाएगा। 5 × 5 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 का स्क्वायर बटे में 4 को भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है रूट खत्म कर देता है, तो यहाँ से निकल कर आएगा 5/4। अब देखो हम इसको क्या लिखें कि 5 को 4 से भाग करना है, तो 4 × 4, तो आया क्या, 1 नीचे बचा सिर्फ। तो यहाँ जो 4 है ये लिखेंगे हम बटे में,
ये वाला जो एक है इसको लिखा जाता है ऊपर, और जो भागफल आया है ये एक आया है इसको लिखेंगे यहाँ। तो आप कहेंगे कि ये तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 9 में जो दिया गया है 138 अंश के समपूरक, यहाँ कार नहीं समपूरक कोण का कोटिपूरक है। तो समपूरक कोण क्या होता है, यहां देखेंगे हम लोग समपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला कोण दिया है, यानी कि दो कोण मतलब A प्लस B होगा, जो किसका कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 डिग्री होगा। तो अगर हम यहाँ से A कोण मान लें 138 है, तो 180 से अगर हम 138 घटा दें तो आपका B कोण निकल आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 42। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इसका जो है 138 का समपूरक कितना होगा, तो आप कहेंगे 42। क्लियर है। अब देखो कोटिपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग कितना, तो आप कहेंगे 90, जो कि होता है कोटिपूरक कोण। ठीक है, क्या कोटिपूरक कोण। तो हमें ये निकला है 42 का हमें निकालना है कोटिपूरक। अगर हम 42 90 से घटा दें तो निकल आएगा कोटिपूरक। तो आप कहेंगे जब यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 48। तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आया है 138 के समपूरक यानी कि 42 का कोटिपूरक होगा, तो वो हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप, समपूरक कोण दो कोणों का योग 180 होता है और कोटिपूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90 होता है। ये भी पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 में 12/13 का प्रतिलोम होगा। तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि विलोम होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे विलोम का मतलब क्या, तो ये 12/13 क्या, ये धन वाली संख्या है, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस वाली संख्या। तो यानी कि 12/13 धन संख्या है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, -12/13 होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिलोम जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा -12/13। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यदि यही कहा जाता कि 12/13 का, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम तो हो जाता 12/13 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 13/12 हो जाता। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। तो प्रतिलोम का मतलब है आप उसमें साइन लगा देंगे माइनस का उसी संख्या में, तो आपका प्रतिलोम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने बेहतर समझा होगा, बहुत अच्छा सेशन लगा होगा आप सभी लोगों को। यदि आप लोगों को सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप लोग इनका फीडबैक ज़रूर दे दिया करिए, तो बेहतर लगता है, अच्छा लगता है आप लोगों के फीडबैक से। और यदि कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ अच्छे से सुधार ला सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें उसको, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो और आप लोगों को रुचिकर भी क्लास लगती रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पर अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते रहें, जिससे आप लोगों को गणित के जो गणित विषय है उसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिले। क्योंकि गणित का मतलब है जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका गणित मजबूत रहेगा। तो आप लोगों को लगातार गणित का अभ्यास करते रहना है। अपना ध्यान रखें, सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।